वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़, मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमईज। तो इस न्यूज़ को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि मैंने इस न्यूज़ को वहाँ पे थोरोली कवर किया है, एक स्पेशल सेक्शन ही वहाँ पे बनाया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, CAPF कैंटीन टू गो स्वदेशी। अब जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया था कि स्वावलंबी इंडिया और सेल्फ रिलायंट के लिए उन्होंने बोला था कि वोकल फॉर लोकल, मतलब स्वदेशी सामान यूज करने की सलाह दी थी। तो उसी में ही जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उन्हीं को उनकी कैंटीन में स्वदेशी सामान यूज करने के लिए बोला गया है। अब देखते हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले CRPF की बात करते हैं। CRPF सबसे पहले 27 जुलाई 1939 को बनी थी, जिसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोला जाता था। बट आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या CRPF बोला जाने लगा। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। दूसरी मिनिस्ट्री की बात करें, दूसरी CAPF की बात करें, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 1965 के वार के बाद बनी थी, जो कि 1 दिसंबर 1965 को बनी थी। इसका मिनिस्ट्री भी MHA है। CISF, जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, इसकी मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि 10 मार्च 1969 को बनी थी। ITBP, जो कि 24 अक्टूबर 1962 को बनी थी आफ्टर चाइना वार, और इसकी मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। सशस्त्र सीमा बल, जिसको 1963 में बनाया गया था, और इसको सबसे पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो बोला जाता था, बट 2001 के बाद में इसको सशस्त्र सीमा बल बोला जाने लगा। और अब बात करते हैं असम राइफल की। असम राइफल सबसे पुरानी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है, और ये 1835 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, और ये एक ऐसी एकमात्र पुलिस फोर्स है जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के अंडर में ये काम करती है। अब लास्ट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि 15 अक्टूबर 1984 को बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो NSG इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में NSG ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो UPSC में ये भी पूछा जा सकता है कि कैफ के एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया जाएगा कि उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज करो। तो इनका फाउंडेशन ईयर जानना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक यू गोट क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक। अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। एडिटोरियल, ए प्लान टू रिवाइव ए ब्रोकन इकोनॉमी। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है। हालांकि 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज दिया गया है। उसने ऑथर जो भी है उसने बोला है कि इसमें फर्दर कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सजेशन देता है कि इसमें 7,000 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ एंड एवरी इंडिविजुअल विद 10 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीने के लिए अगर ये ट्रांसफ़र किया जाए तो 3% ही GDP का खर्च होगा, जो कि अभी अज्यूमिंग जो 20% वॉलंटियरली ड्रॉप आउट दिया गया है। तो इसमें ऑथर अपने पॉइंट को रखता हुआ 5 चीज़ें इसके स्पोर्ट में बोलता है। वो बोलता है कि सबसे पहले फूड ग्रेन आर प्लेंटीफुल एज द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ 77 मिलियन टन। तो बोलता है कि ये फूड ग्रेन देना चाहिए, क्योंकि 10 kg बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि FCI के पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन है और इसकी ज़रूरत और डिमांड को भी पूरा कर सकता है। दूसरा बोलता है कि GDP का हम 3% ही लगा रहे हैं। इन केस ऑफ हम 20% जो खर्च करें तो ये पैसा मज़दूरों के हाथ में जाएगा और मार्केट में पैसा आएगा और सर्कुलेट होगा, और जिससे इकोनॉमी भी
बूस्ट हो जाएगी, नॉट बूस्ट मतलब रोल डाउन हो जाएगी। और तीसरा ये अपने पॉइंट के सपोर्ट में बोलता है कि कैश ट्रांसफ़र इन मैनी स्पेयर विल ओनली अलेबल करंट डिमांड टू कंटिन्यू। इसमें जो कैश ट्रांसफ़र करेंगे हम, इसमें जो मतलब छोटे से छोटे मतलब रूट लेवल पे भी ये पैसा रोल डाउन हो जाएगा, जैसे कि पेमेंट ऑफ हाउस रेंट टू कंटिन्यू ऑक्यूपेंसी, मतलब छोटे से छोटे लेवल पे जाकर भी ये काम करेगा। और चौथा बोलता है व्हेन ग्रेटर नॉर्मलसी फाइनली अलाउज पेंट अप डिमांड टू सरफेस आउटपुट कुड आल्सो एक्सपेंड बिकॉज ऑफ रिज्यूम इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब ऐसा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा तो वो सामान खरीदेंगे और डिमांड एंड सप्लाई वाला मेथड स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में फाइनली ये बोलता है पुटिंग मनी इन द हैंड ऑफ द पुअर इज द बेस्ट स्टिमुलस टू इकोनॉमिक रिवाइवल। तो ये तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी पहले भी एडिटोरियल में सलाह दी थी। इवन जो अभिजीत बैनर्जी जो कि अभी उनको अवार्ड मिला था, उन्होंने भी ये बोला था कि कैश इन हैंड होना चाहिए टू रिवाइव आवर इकोनॉमी। और आगे और बोलता है कि रिवैम्प मनरेगा वर्कर को रिवैम्प करने के लिए दो रीज़न देता है। सबसे पहले बोलता है कि मिलियन ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैव इंड्यूर्ड इमेंस हार्डशिप टू ट्रज बैक होम, मतलब इतने ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर थे वो अपने घरों में जा चुके हैं या जा रहे हैं, उनके लिए रोज़गार जो कि 100 डे वाली स्कीम थी वो उससे बढ़ाकर ज़्यादा कर देना चाहिए और उसके वेजेस भी इमीडिएटली पे करने चाहिए। और इससे मिलता जुलता ऑथर बोलता है कि एक और स्कीम यहाँ पे उसने जिक्र किया गया है जो कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बोलते हैं, कि मनरेगा के जैसी ये स्कीम है ये भी एक चालू कर देनी चाहिए, ताकि जैसे कि मनरेगा में तो अनस्किल्ड वर्कर ही काम करते हैं, ओनली फॉर 100 डेज काम करते हैं। अब जो ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम अगर चालू कर दिया जाएगा तो इसमें जो कि एमएसएमई सेक्टर के जितने भी मजदूर या जितने भी लेबर क्लास या जितनी भी फोर्सेज थी वो इस काम में यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसका एरिया भी बढ़ाया जाना चाहिए। एरिया को बढ़ाने के लिए ये बोलता है कि कौन सा एरिया, वैकेंसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन सच एक्टिविटी मस्ट बी इमीडिएटली फिल्ड, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और हेल्थ केयर सर्विसेज, इवन जो फूड के लिए मतलब काम के बदले फूड ऐसा भी कर देना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ऑथर ये बोलते हैं कि ए 2% वेल्थ टैक्स ऑन द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 33% इनहेरिटेंस टैक्स ऑन द वेल्थ दे, मतलब एवरी ईयर अगर हम 2% वेल्थ टैक्स लगा देंगे और 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे तो हमारा इकोनॉमी 10% ऑफ जीडीपी बूस्टअप हो जाएगी। अब यहाँ पे एक फ्रेश इशू का जो कि एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होते हैं, एसडीआर जो कि आईएमएफ में रिजर्व किए जाते हैं किसी भी कंट्री द्वारा, इंडिया ने भी किए हुए हैं, उसके बारे में भी बताया है कि उनको भी रिजर्व कर देना चाहिए और वो पैसा इंडिया में ही सर्कुलेट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे 5 यूनिवर्सल जस्टिफिकेबल फंडामेंटल इकोनॉमिक्स राइट्स की बात ऑथर करते हैं। राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्री पब्लिक हेल्थ केयर, राइट टू फ्री पब्लिक एजुकेशन एंड द राइट टू ए लिविंग ओल्ड एज पेंशन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के रही पॉलिसी बना के हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, प्रोवाइड एन इनकम सपोर्ट रिस्टोर जॉब। इस आर्टिकल में ये बताया है कि उत्तर प्रदेश ने जैसे एक ऑर्डिनेंस पास किया था और लेबर लॉ के रूल्स को अमेंड किया था, उसी को देखते हुए सारी स्टेट ने भी ये पूरा
रूल्स को अमेंड कर दिया। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय एसोसिएशन थे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मज़दूर के अधिकारों का हनन हो रहा है, और उन्होंने ये वार्न भी किया था कि दे विल गो टू ILO, इवन सुप्रीम कोर्ट्स में भी जाएंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में यही बताया गया है कि सबसे पहले तो जो ये बिल लेके आए हैं, यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि बिफोर लॉकडाउन से पहले भी हमारी GDP 4.7% थी, जो कि 2016-17 में 8.3% थी। ये सब करने से हमारी इकोनॉमी मतलब एकदम से बूम या फिर अपेक्स पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएगी। और स्क्रैबिंग लेबर लॉ टू सेव ऑन लेबर कॉस्ट विल डू जस्ट द अपोजिट, और ऐसा करने से इसके उल्टे प्रभाव ही पड़ेंगे। इट विल रिड्यूस वेज, लोअर अर्निंग एंड रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, मतलब इस पे एडवर्स इफेक्ट ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑथर बोलता है कि हालांकि ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे देशों को इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे चाइना का नाम लिए बिना ही बोला गया है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां चाइना से हटकर यहाँ पर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उससे भी इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रैशनलाइज लेबर लॉ में ये बोलता है कि अभी जो लेबर लॉ है अराउंड 47 सेंट्रल लॉ एंड 200 स्टेट लॉ है, नीड टू रैशनलाइज, मतलब नए और कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को ही ऐसा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि ताकि इनकी जो कंडीशन है, एडुकेट लिविंग वेज, लिमिट्स ऑफ आवर ऑफ वर्किंग, ये सब इन्हीं को प्रॉपर मेंटेन करा के ही एक इनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा सकता है। एब्रोगेशन ऑफ लेबर लॉ एज प्रपोज बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल फ्री मोर एम्प्लॉय फ्रॉम द obligation they currently hold for ensuring the job security, health and social protection of their worker. It will encase informal employment in the formal sector instead of encouraging the growth of formal work, मतलब ये फॉर्मल वर्क की ही इंक्रीजिंग को बढ़ाए। और लास्ट में तो उत्तर बोलता है कि ये जो एब्रोगेट किया गया है, लेबर्स लॉ को हटा दिया गया है, तो उनको मेकिंग वर्कर वर्स ऑफ विदाउट क्रिएटिंग एडिशनल जॉब एंड इट इज़ ए लैक ऑफ डिमांड दैट इज करंटली होल्डिंग अप आउटपुट ग्रोथ। द उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस नीड टू बी रिवोक्ड लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी भी बनाई जाती है वो ह्यूमंस एज ए ह्यूमंस को देखकर बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। इट्स टाइम टू गिव IRS ऑफिस देयर रूल। अब इसमें IRS और IAS ऑफिसर्स के एक बात को बताया गया है कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम, जबकि IRS ऑफिसर ने मिलकर काम किया है और उन्होंने एक फोर्स एक रिपोर्ट भी सौंपी है जिसको फिस्कल ऑप्शन एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक रिपोर्ट सौंपी है। और ये बोलते हैं कि IRS ऑफिस को ही फाइनेंशियल मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, जबकि अभी तो IRS की टॉप पोस्ट जो कि IRDAI में ही दी जाती है, बस इतना दिया गया है और ज़्यादा कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, वोकल अबाउट लोकल बट नो स्नब टू ग्लोबलाइजेशन। इस न्यूज़ आर्टिकल में यहाँ पे एक USA के जो स्टीफन बैनन है, उन्होंने मोदी जी के भाषण को 4 टर्म में बांटा है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव दैट ड्रोन इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इन द 20th सेंचुरी इज बैक, कि जैसे कि 20th सेंचुरी में होता था कि स्वदेशी सामान हो, और अब न्यू कॉन्टेक्स्ट जो वोकल अबाउट लोकल के बारे में दिया गया है वो वापस आएगा, और इससे कहीं ना कहीं यूनिटी भी आएगी। और दूसरा पीपल सेंट्रिक में जो जैसे कि बताया है कि अपने ही देश के लोग अपना ही सामान यूज करेंगे तो एकता यूनिटी भी आएगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और वसुदेव कुटुंबकम की भाषा जो वर्ड यूज किया गया था उसमें ये बताया गया है कि
अगर हम सामान यूज़ करेंगे, लाइक जो लोकल कंपनियाँ हैं, मतलब आज जो जितनी ब्रांडेड कंपनियाँ कभी ना कभी तो लोकल रही होंगी, तो हमारी जो लोकल कंपनियाँ हैं, अगर इन्होंने एक बूम हासिल कर लिया तो ये भी ग्लोबलाइजेशन में मतलब ग्लोबलाइज इंडस्ट्रियल बन जाएंगी और इनका भी नाम होगा, यही बताया गया है, और पूरा संसार इनकी सर्विस को ले सकता है। तीसरा बताया, द मैनर इन विच ही ब्रोट चाइना इनटू द पिक्चर विदाउट नेमिंग इट। अब मोदी जी ने जो नाम लिए बिना चाइना पर जो तंज कसा था कि चाइना ने ही पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी छुट मिल जाएगा। बस ये चार चीज़ें ध्यान में रखने वाली थी। और लास्ट में ये बोलता है कि हिज स्पीच नैरो द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द संघ परिवार। मतलब कहीं ना कहीं उसके स्पीच में यूनिटी की भावना दिखती थी। स्टिमुलस पैकेज हैज़ नथिंग फॉर माइग्रेंट्स, ये तो सही बात है। अब देखते हैं कि जो आज और कल मतलब 3-4 दिन चलेगा ये अनाउंसमेंट पैकेज की। अब पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए तो कुछ भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स न्यू चीफ। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए चीफ बन गए हैं जो कि मिस्टर विद्यावती मिस्टर विद्यावती जी हैं। अब ASI क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1861 में बना था, अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा बनाया गया था, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। और ये जितने भी म्यूजियम और नेशनल लाइब्रेरी है उनको ये मेंटेन करता है। नेपाल कैन लेट इंडिया यूज लिंक रोड ओली। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली है, जो उन्होंने ये बताया है कि जो इंडिया ने रोड बनाया था उत्तराखंड से मानसरोवर तक, जो कि काला पानी से जाता था, काला पानी जो कि नेपाल में है उससे जाता था, तो उन्होंने ये बोला है कि इंडिया ने जो एक समझौता हुआ था 2014 में उसको ब्रीच किया है। और अभी इसको सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने ये बताया है कि इसको जो पैक्ट हुआ था उसी में ऐड कर लिया जाए और ये बोला जाए कि ये नेपाल का ही रोड है, बट इसी कंडीशन पे हम उसको यूज करने देंगे। और यहाँ पे नेपाल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगोली ऑफ 1816 बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नेपाल ऑफ किंग, जो उसकी नेपाल का बॉर्डर जो निर्धारित करती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज आर्टिकल, स्टॉप फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस। अब जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने एक बात बोली थी कि जितने भी ये इन्वायरमेंट एजेंसी है इन सब को मर्ज कर दिया जाए तो एक अच्छी चीज़ होगी। तो इनमें बहुत सारी बॉडीज़ का जिक्र किया गया है, जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे NTC है जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोला जाता है, दिसंबर 2005 में बनी थी। ये एक एक्ट के तहत बनाई गई थी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। और ये रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन से NTCA बनाया गया था। इसका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसकी मिनिस्ट्री है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था और 4 साल में ये टाइगर सेंसस निकालता है। और अगर FSI की बात करें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये 1981 में बना था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है और ये भी एक इम्पोर्टेंट सर्वे निकालता है जिसको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बोला जाता है।
So that is it for the day, friends. Hope you like our video. Thank you and have a nice day.